फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग CTET दिसंबर 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है सोशल साइंस का पेपर है और 21 जनवरी 2024 को पूछा गया था। तो हम लोग इसके जो है 15 क्वेश्चन जो आपका गद्यांश से रिलेटेड था, जो पिछले वाले जो सेट प्रैक्टिस 16 था उसमें हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग उसके आगे जो रेस्ट आर 15 क्वेश्चन है जो आपका बाल विकास यानी कि CDP बेस्ड है उसे हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 106 नंबर क्वेश्चन है। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ सामग्री या छोटी कहानी पढ़ने के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है। तो शिक्षक जो है मिडिल स्तर का जो विद्यालय है उसमें शिक्षक बच्चे को कुछ छोटी कहानी पढ़ने के लिए मतलब कि दिया जाता है उसके द्वारा, और बच्चे को जो है उस अर्थ को समझ करके फिर उस पर जो है विचार करने के लिए यानी कि चर्चा करने के लिए उसे कहा जाता है। तो अध्यापक यानी कि जो शिक्षक है उस अध्यापक में उस शिक्षार्थी में किस प्रकार का जो है विकास करना चाह रहा है आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे आपका सटीक आपका जवाब ऑप्शन नंबर 2 में आपको मिलेगा, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल। तो बच्चे में जो है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल को डेवलप करना चाहता है। यहाँ पे शिक्षक का मेन उद्देश्य क्या है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल को डेवलप करना। उसके बाद है अंतर्भाषिक पहचान क्या है। 107 नंबर पे है अंतर्भाषिक पहचान क्या है। सेकेंड ऑप्शन है आपका क्या, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात यानी कि सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। ये आपका जो अंतर्भाषिक पहचान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद आपका है 108 नंबर क्वेश्चन, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। एक भाषा के जो मतलब कि हिंदी के शिक्षक है वे जो है बच्चों को कहानी सुनाती है और शिक्षार्थी से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की समान भाषा में यह कहानी सुनाए। तो शिक्षक का यहाँ पे क्या काम है, शिक्षक बच्चे को पहले कहानी सुना रही है, फिर वह बच्चे को बोला जा रहा है कि आप जो है जिस भाषा में आप मतलब कि पढ़ रहे हैं उस भाषा में कहानी को सुनाए। फिर उसके बाद जो है आपका जो कक्ष की जो भाषा है, जो क्लास में जिस तरह का लैंग्वेज चलता है उस लैंग्वेज में फिर यह कहानी आप सुनाइए। तो इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है, भाषा अर्जन, परभाषा व्यवहार, बहुभाषिक नीति, बहुभाषा शिक्षण। तो ये आपका जो है परभाषा व्यवहार आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका 109 नंबर क्वेश्चन, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करने वाली गतिविधियां करवा रही है। कक्षा 7 की अध्यापिका जो है जोड़ियों यानी कि पेयर में कोई जो है प्रैक्टिकल करवा रही है, जिसमें सभी पेयर को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है और सभी जितने जोड़ी मतलब कि पेयर बना हुआ है सभी पेयर्स को जो है 10 वाक्यों में कहानी पर जो है काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार को पहला वाक्य पढ़ती है, पहली जोड़ीदार जो रहता है पहला पेयर जो है वह जो है पहले वाक्य को पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है। पहला वाला जो जोड़ीदार है वह क्या करेगा, वह पढ़ेगा और दूसरा वाला जोड़ीदार उसको क्या करेगा, लिखेगा। अब फिर दूसरी जोड़ीदार दूसरे वाक्य को पढ़ेगा और पहली जोड़ीदार उस वाक्य को दूसरे वाक्य को क्या करेगा, लिखेगा। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी को पूरा करते हैं। बाद में वह मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते। इस गतिविधि को क्या कहेंगे। तो देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे जो है बहुत सारा जोड़ी बनाया गया, प्रत्येक जोड़ी को 10 वाक्य दिया गया। पहले जोड़ी क्या करेगा, उस वाक्य को बोलेगा, दूसरा जोड़ीदार उसमें क्या करेगा, लिखेगा। फिर दूसरे वाक्य को जो दूसरे जोड़ीदार बोलेगा, पहले जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखेगा। तो इस तरह का जो कार्य जो किया जा रहा है इस तरह का प्रैक्टिकल, तो यह जो है किसके अंतर्गत आएगा। तो ये आपका बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पारस्परिक श्रुति लेख के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब कि पारस्परिक एक दूसरे से जो है सुन के क्या करते हैं, चीज़ों को लिखते हैं। तो ये जो आपका पारस्परिक श्रुति लेख के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से पहले CTET के जो भी लंबे लंबे जो
क्वेश्चन होते हैं, प्रश्न होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के उसके बाद आपको जो है उस क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, और यदि आप समझ लेते हैं तो निश्चित तौर पे आप जो है उसका आंसर, सही ऑप्शन को आप लोग ढूंढ लीजिएगा। उसके बाद 110 नंबर क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए एक समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है, तो इस पठन को आप क्या कहेंगे? तो इस प्रकार का पठन आपका जो बारीकी से पठन इसके अंतर्गत आ जाएगा। जब भी समाचार पत्र कोई विद्यार्थी पढ़ता है, उससे जो क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, उसको जब वह मतलब कि अच्छे से पढ़ के उस प्रश्न का अध्ययन करते हैं तो वह जो है बारीकी पठन के अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद है आपका 111 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो व्याकरण के शिक्षण अधिगम में आपको बताना है कि प्रक्रियात्मक ज्ञान किसके अंतर्गत आएगा या प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है। तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न या तत्व को कैसे किया जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो प्रक्रियात्मक ज्ञान के अंतर्गत आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद है आपका कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। देखिए, उसका पिताजी जो है किसी पोस्ट पे होंगे, उसका जो ट्रांसफ़र हो जाने के कारण जो है वह पंजाब के जालंधर से कहाँ चले जाता है? तमिलनाडु के मदुरई। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है। तो पहले तो उसका जन्मभूमि पंजाब है, पंजाब में जन्म होने के कारण उसका जो है मातृभाषा उसका पंजाबी है, तो पंजाबी अच्छे से जानता है। उसके बाद और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। जब वह विद्यालय पढ़ने के लिए गया तो विद्यालय में वह अंग्रेजी भी सीख लिया, जो उसका जो सेकेंड लैंग्वेज हो गया। उसने अपने पड़ोसियों के मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया। अब देखिए, वह बच्चा जो है फिर जो है पड़ोसी के मदद से जो है वह तमिल बोलना भी सीख गया। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। देखिए, वह बच्चा का जब जन्म पंजाब में होता है तो पंजाबी भाषा उसका मातृभाषा हो गया। फिर जब वह मदुरई यानी कि तमिलनाडु चले जाता है तो वहाँ जो है क्या करता है, फिर उसका पड़ोस का जो वहाँ का जो परिवेश होता है वहाँ तमिल सीख लेता है। तो यहाँ पे पंजाबी यानी कि पंजाबी भाषा और आपका जो है तमिल भाषा, ये दोनों आपका कौन से भाषा हो जाएगा? पंजाबी और तमिल, ये आपका जो है अर्जन के तहत आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये अर्जन, ये जो है परिवेश से सीखा हुआ चीज़ है। पंजाबी भाषा और तमिल ये दोनों जो है परिवेश में जो है जो संपर्क स्थापित करके जो अंतःक्रिया के द्वारा सीखा जाता है। जब भी बच्चे का किसी भी परिवेश में जन्म होता है वहाँ से जो भाषा सीखेगा वो अर्जन के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये जो है पंजाबी और तमिल आपका अर्जन हो जाएगा। और वह जब बच्चा विद्यालय जाता है तो वहाँ शिक्षक के माध्यम से विद्यालय का जो वहाँ पे परिवेश होता है, मतलब कि औपचारिक रूप से वह जब अंग्रेजी सीख लेता है तो वह जो है आपका अधिगम के अंतर्गत आ जाएगा। जो परिवार के माहौल से सीखता है वो अर्जन, और जब औपचारिक रूप से जब विद्यालय में, कोचिंग में कहीं और सीखता है तो वो आपका अधिगम के अंतर्गत आ जाता है। हम लोग विद्यालय जाते हैं, हम लोग विद्यालय की भाषा सीखते, वो अधिगम हो जाता है। तो ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आप लोग को थोड़ा सा ज़्यादा बोल के हम बताते हैं ताकि आप लोग जो अच्छे से समझ जाएंगे। आप लोग यदि थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन थ्योरी के साथ साथ आप लोगों को सेट प्रैक्टिस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका जो नंबर भी इंक्रीज करेगा और आपका जो एग्ज़ाम में अच्छा नंबर भी आएगा। तो चलिए, उसके बाद आगे आपका कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आपका जो है मलयालम की जो है सामाजिक बोली, तो मलयालम की आपका क्या हो जाएगा? सामाजिक बोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आगे है आपका त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? तो त्रिभाषा के अंतर्गत कौन आएगा आपको बताना है। तो त्रिभाषा के अंतर्गत आपका जो मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका जो 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद आगे आपका 115 नंबर आपका है, नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाइए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। निम्नलिखित शब्दों से संबंधित शब्द और वाक्यों का
पता लगाइए। परिवार है, संबंध है, भावनाएं हैं। तो यहाँ पे आपका जो है ये सारे जो है थीम आधारित शब्दावली है। तो परिवार, संबंध, भावनाएं, ये सभी जो है थीम आधारित शब्दावली हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग टिक करेंगे। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। ठीक, पाठ वस्तु की विषय वस्तु संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है सृजित होता है। तो ये जो है शिक्षक है, फिर शिक्षक के साथ जो है 4 जो स्टूडेंट है, ये सारे मिल के आपस में जो है सहयोगात्मक रूप से जो है अधिगम समूह का क्या करता है, गठन करता है। उससे जो है समीपस्थ विकास का क्या करता है, सृजन करता है। तो ये जो है पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। शिक्षक है, 4 स्टूडेंट है, सभी मिल के जब वहाँ पे किसी भी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो वह पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है आपका वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं। तो ये आपका जो है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद है उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। तो उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आपको बताना है। चौथा ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है। देखिए सबसे सटीक आपका ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पे उपचारात्मक मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ का निदान करना, किसी भी समस्या का हल कर देना, वही तो है यहाँ पे। अधिगम युक्तियों को समझने, बदलने, सुधार लाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये जो आपका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 119 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन नहीं में है, जवाब किस में होगा, तो जवाब भी आपका नहीं में होगा। जब क्वेश्चन आपका निगेटिव में है तो आंसर भी आपको निगेटिव में देना है। संकेत भाषा में व्याकरण होती है। देखिए ये पॉजिटिव बोला जा रहा है। संकेत भाषा के बहुत से प्रकार है। संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा है। संकेत भाषा व्याकरण नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन नहीं में है, जवाब भी आपका नहीं में होगा। किसी भी प्रकार का परेशानी हुआ आप लोगों को, इस तरह से ऑप्शन को जो आपको सेलेक्ट करना है। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती, जबकि संकेत भाषा की भी तो व्याकरण होती है, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि व्याकरण नहीं होती है। इसीलिए आपका नहीं का जवाब नहीं में ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन आपका नहीं में है, जवाब भी आपको किस में देना है, नहीं में देना है। तो देखिए यहाँ पे आनंद के लिए पठन, ये तो विस्तृत पठन के अंतर्गत आएगा, उसका उद्देश्य है। सराहना बोध के लिए पठन, ये भी विस्तृत पठन का उद्देश्य होगा। बहिर्वेशन के लिए पठन, जो एक्स्ट्रापोलेशन होता है, ये भी आपका विस्तृत पठन का उद्देश्य है। बट देखिए आपका व्याकरण अधिगम के लिए पठन, ये आपका जो विस्तृत पठन का जो है उद्देश्य नहीं होगा। व्याकरण अधिगम के लिए जो पठन होगा, ये आपका जो है उद्देश्य जो विस्तृत पठन का होता है उसके लिए नहीं होगा। व्याकरण सीखने में क्या होता है, व्याकरण सीखने में आमतौर पर जो आपका विशिष्ट संरचना और नियमों पर ध्यान दिया जाता है, इसीलिए आपका जो है विस्तृत पठन के अंतर्गत नहीं होगा, इसका उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग टिक करेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो है सारा क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन था हम लोग कर चुके हैं। फिर अगले दिन हम लोग जो है अगले सेट प्रैक्टिस देखेंगे। और आप लोग अभी तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।